दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कोई सुपरसोनिक फाइटर जेट नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ना ही जमीन पर तबाही मचाने वाला कोई भारी भरकम टैंक है। मतलब जो मशीनें सबसे ज्यादा ताकतवर होती है ना, वे अक्सर उतनी ही ज्यादा आवाज भी करती हैं। हाँ, जमीन और हवा का तो यही नियम है ना? लेकिन समंदर की गहराइयों का नियम एकदम अलग है। वहां जो चीज जितनी शांत है वो उतनी ही घातक है। सही बात है। सबसे बड़ा हथियार वो है जो 7,000 टन का होने के बावजूद महासागर के सबसे अंधेरे हिस्सों में बिना एक भी आवाज किए तैरता है। एक ऐसा अदृश्य भूत जिसके हाथ में सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। एक बहुत ही सटीक उपमा है ये। और वो दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखता है। तो आज 3 अप्रैल 2026 है और हमारे सामने जो रक्षा दस्तावेज, पनडुब्बियों के तकनीकी ब्लूप्रिंट्स और भू राजनीतिक रिपोर्ट्स हैं, वे इसी अदृश्य दुनिया का दरवाजा खोल रही हैं। हाँ, और आज की चर्चा का केंद्र है आईएनएस अरिधमन। बिल्कुल, आईएनएस अरिधमन, जो इसी साल नौसेना में शामिल होकर भारत की समुद्री परमाणु क्षमता को एक नए आयाम पर ले जा रही है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये विषय केवल एक मशीन के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में है? ये उस न्यूक्लियर ट्राइड के बारे में है जो वैश्विक शक्ति संतुलन की रीढ़ होता है। न्यूक्लियर ट्राइड यानी जमीन से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता, हवा से परमाणु बम गिराने वाले विमान और समंदर की गहराइयों से हमला करने वाली पनडुब्बियां। और दुनिया में ऐसी देशों की संख्या शायद उंगलियों पर गिनी जा सकती है ना, जिनके पास ये पूरी क्षमता है। बिल्कुल। बहुत ही छोटा और विशेष समूह है ये। देखिए, जमीन और हवा में मौजूद जो सैन्य ठिकाने होते हैं, उन्हें सैटेलाइट से आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। हाँ, वो तो छिप नहीं सकते। सही कहा। लेकिन समंदर के नीचे सैकड़ों मीटर की गहराई में मौजूद एक परमाणु पनडुब्बी रडार और सैटेलाइट की नजरों से पूरी तरह ओझल रहती है। मतलब कोई उसे देख ही नहीं सकता। एकदम सही। अरिहंत क्लास की शुरुआती पनडुब्बियों ने इस ट्राइड की नींव रखी थी, लेकिन अरिधमन के आने से ये क्षमता अब एक प्रयोग से आगे बढ़कर एक अचूक प्रतिरोधक में बदल गई है, जिसे हम डेटरेंट कहते हैं। लेकिन ये रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस पूरी परियोजना के पीछे 30 दशकों का, यानी 30 साल का लंबा संघर्ष रहा है, 1990 के दशक से लेकर अब तक। हाँ, और इसमें कई संस्थाएं शामिल रही हैं। वही मैं पढ़ रही थी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और लार्सन एंड टूब्रो जैसी निजी कंपनियों ने मिलकर इस असंभव से लगने वाले लक्ष्य पर काम किया है। और जाहिर है, इस सफर में रूस से मिली तकनीकी सहायता का भी बड़ा योगदान रहा है। लेकिन 30 साल, मतलब 30 साल का समय किसी एक परियोजना के लिए बहुत लंबा लगता है। इतनी देर के पीछे की असल तकनीकी वजह क्या रही? इसकी वजह यह है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर को जमीन पर बनाना एक बात है, लेकिन उसे एक स्टील की ट्यूब के अंदर सुरक्षित रूप से फिट करना दुनिया के सबसे जटिल इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक है। मतलब एक चलता फिरता परमाणु प्लांट पानी के नीचे। बिल्कुल। इस पनडुब्बी के अंदर एक तरह से एक छोटा शहर बसा होता है। रिएक्टर को इतनी ऊर्जा पैदा करनी होती है कि 7,000 टन का वजन पानी चीरता हुआ आगे बढ़ सके। बाप रे, 7,000 टन! और साथ ही इसके रेडिएशन को रोकने के लिए भारी भरकम लेड की शील्डिंग करनी होती है, ताकि अंदर मौजूद चालक दल सुरक्षित रहे। हाँ, रेडिएशन खतरा तो सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये सब कुछ बिना किसी शोर के होना चाहिए, क्योंकि समंदर के नीचे आवाज का मतलब है मौत, है ना? बिल्कुल सही। कोई भी दुश्मन का सोनार उस आवाज को पकड़ सकता है। इसलिए रिएक्टर को ना केवल छोटा करना था, बल्कि उसे साइलेंट भी बनाना था। तो चलिए इस विकास यात्रा के तकनीकी पहलुओं को करीब से देखते हैं। मुझे ये समझना है कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। हाँ, ये सफर काफी रोचक है। शुरुआत हुई थी 2016 में आईएनएस अरिहंत से। दस्तावेजों के हिसाब से वो 6,000 टन की पनडुब्बी थी, जिसमें 4 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब लगे थे। सही है। और वो 700 किलोमीटर मारक क्षमता वाली K-15 मिसाइलें ले जाती थी। उसमें 83 मेगावाट का रिएक्टर था। फिर 2024 में आईएनएस अरिघात सामने आई। वजन वही 6,000 टन, लेकिन उसके रिएक्टर में कुछ उन्नत बदलाव किए गए थे ना। हाँ, ताकि वो थोड़ी बड़ी K4 मिसाइलों का भी सपोर्ट कर सके। और अब 2026 में आईएनएस अरिधमन, मतलब अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये किसी बेसिक स्मार्टफोन से सीधे प्रो मॉडल पर जाने जैसा है। बहुत सही तुलना है ये।
जिसमें बैटरी और स्टोरेज दोनों कई गुना बढ़ गए हैं। अरिधमन पिछले डिजाइनों का केवल एक अपडेट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये डिजाइन के मामले में एक बहुत बड़ी छलांग है। दस्तावेज भी यही बताते हैं कि अरिधमन का वजन सीधे 7,000 टन हो गया है। मिसाइल ट्यूब्स की संख्या 4 से बढ़कर 8 हो गई है। यानी मिसाइलें ले जाने की क्षमता दोगुनी हो गई। हाँ, और ये कोई आम मिसाइलें नहीं है, ये K4 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर है। और साथ ही इसे चलाने के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन अपग्रेड रिएक्टर लगाया गया है। लेकिन यहाँ भौतिक विज्ञान का एक सीधा सा नियम अटकता नजर आता है। वो क्या? अगर एक मशीन का वजन 1,000 टन बढ़ गया है और आपने उसकी मारक क्षमता दोगुनी कर दी है, तो इस भारी भरकम ढांचे को पानी के नीचे धकेलने के लिए इंजन को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। और ज्यादा जोर लगाने का मतलब है ज्यादा शोर। क्या इससे पनडुब्बी की गति या उसके छिपने की क्षमता यानी स्टेल्थ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता? पहली नजर में ये शंका बिल्कुल सही लगती है। भारी मशीन को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा propulsion चाहिए और ज्यादा ताकत पैदा करने वाले इंजन आमतौर पर बहुत आवाज करते हैं। वही तो मैं सोच रही थी। लेकिन यहीं पर वो नेक्स्ट जनरेशन अपग्रेड रिएक्टर पूरी कहानी बदल देता है। अच्छा, कैसे? पुराने रिएक्टर डिजाइनों में कूलेंट यानी वो पानी जो रिएक्टर की गर्मी को नियंत्रित करता है, उसे घुमाने के लिए बड़े बड़े पंप इस्तेमाल होते थे। और पंप चलेंगे तो आवाज तो होगी ही। बिल्कुल, पानी के नीचे उन पंपों की घरघराहट को दुश्मन आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन नई पीढ़ी के रिएक्टर कम गति पर प्राकृतिक संवहन यानी नेचुरल सर्कुलेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक संवहन मतलब बिना पंप के पानी को घुमाना। ठीक यही। भौतिक विज्ञान का नियम है कि गर्म पानी हल्का होकर ऊपर उठता है और ठंडा पानी भारी होकर नीचे जाता है। अरे वाह, तो इसी नियम का इस्तेमाल किया है। हाँ, इस नियम का इस्तेमाल करके रिएक्टर बिना किसी पंप को चलाए खुद को ठंडा रख सकता है। क्या बात है। जब अरिगमन समंदर की गहराई में गश्त कर रही होती है तो उसे तेज भागने की जरूरत नहीं होती, वो बहुत धीमी गति से चलती है। और उस धीमी गति पर कूलेंट पंप बंद रहते हैं। एकदम सही। यानी मशीन बड़ी जरूर हो गई है, लेकिन उसकी धड़कन लगभग शांत है। ये तो बहुत ही शानदार बात है। ये रिएक्टर पिछले 83 मेगावाट वाले मॉडल से कहीं ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है, जो 8 भारी K4 मिसाइलों का वजन उठाने के लिए काफी है। लेकिन आवाज के मामले में ये अरिहंत से भी ज्यादा खामोश है। ये सच में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। पानी के नीचे से एक 17 टन की मिसाइल को लॉन्च करना अपने आप में किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। स्रोतों में लिखा है कि पनडुब्बी के अंदर से पहले गैस जनरेटर मिसाइल को पानी की सतह तक धकेलते हैं और फिर हवा में आने के बाद मिसाइल का अपना रॉकेट इंजन चालू होता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि पनडुब्बी मिसाइल की आग की लपटों से बची रहे। ये तकनीक तो बेजोड़ है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। सबसे बेहतरीन हथियार वो नहीं है जिससे आप हमला करते हैं, तो फिर क्या है? बल्कि वो है जिसे आप इतनी गहराई में छिपा देते हैं कि कोई आप पर पहला हमला करने की हिम्मत ही ना करे। ये एक बेहतरीन इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है डेटरेंस यानी निवारण के बारे में। हाँ, डिटरेंस। इसका उद्देश्य युद्ध लड़ना नहीं है, बल्कि उसे रोकना है। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति को समझना यहाँ जरूरी है। नो फर्स्ट यूज यानी पहले उपयोग न करने की नीति। बिल्कुल। भारत घोषित करता है कि वह अपनी तरफ से पहला परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी और ने कर दिया तो, यदि जमीन या हवा के बेस नष्ट हो जाते हैं? यही तो बात है। अगर दुश्मन सोच लें कि वो पहले हमले में सारे बेस तबाह कर देगा, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस नीति की कोई कीमत नहीं रह जाती। और इसीलिए अरिदमन जैसी पनडुब्बियां एक गारंटीकृत जवाबी हमले का भरोसा देती हैं। सेकंड स्ट्राइक क्षमता। एकदम सही। परमाणु बनाम डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का फर्क भी यही काम आता है। मतलब अगर मैं कहूं कि पारंपरिक डीजल पनडुब्बी एक स्कूबा डाइवर की तरह होती है, वो कितनी भी गहराई में क्यों न जाए, उसे सांस लेने के लिए या अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए देर सवेर सतह पर आना ही पड़ेगा। हाँ, स्नॉर्कलिंग के लिए। और जब वो सतह पर आती है तब वो सबसे कमजोर होती है। दुश्मन के रडार उसे देख सकते हैं, लेकिन एक परमाणु रिएक्टर से चलने वाली अरिदमान जैसी पनडुब्बी उस समंदर की मछली बन जाती है। बिल्कुल, उसे हवा की जरूरत नहीं है। वो महीनों तक पानी के नीचे बिना किसी की नजरों में आए छिपी रह सकती है। बस तब तक जब तक अंदर बैठे चालक दल के पास खाने पीने का सामान खत्म ना हो जाए।
हाँ, बस राशन ही उसकी लिमिट है। और K4 मिसाइल की 3,500 किलोमीटर की मारक क्षमता का मतलब है कि पनडुब्बी दुश्मन की पहुंच से बहुत दूर रह सकती है। मतलब उसे दुश्मन के तट के करीब जाने की जरूरत ही नहीं है। एकदम नहीं। वो गहरे और सुरक्षित पानी में रहकर भी निशाना साध सकती है। इसे बैस्टियन स्ट्रैटेजी कहते हैं, जहां पनडुब्बी अपनी ही नौसेना के सुरक्षित किले जैसे बंगाल की खाड़ी में छिपकर बैठ सकती है। और वहां बैठकर भी वो हजारों किलोमीटर दूर किसी भी दुश्मन शहर को निशाने पर रख सकती है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये इंश्योरेंस पॉलिसी केवल एक पनडुब्बी तक सीमित नहीं है। दस्तावेज एक बहुत बड़े नौसैनिक विस्तार का इशारा कर रहे हैं, जो वैश्विक स्तर पर एक नया संतुलन बना रहा है। हाँ, भविष्य के बेड़े की योजनाएं बहुत बड़ी हैं। भविष्य का बीड़ा। स्रोतों के अनुसार एक चौथी SSBN का निर्माण चल रहा है, जो अरिदमन से भी बड़ी होगी, ताकि और अधिक K4 मिसाइलें ले जा सकें। और इसके साथ ही SSN प्रोग्राम यानी परमाणु शक्ति चालित हमलावर पनडुब्बियों का निर्माण भी हो रहा है। ये SSN क्या होता है? SSBN तो रणनीतिक हथियार हो गए जो मिसाइलें दागते हैं, लेकिन SSN समंदर के लड़ाकू विमानों की तरह होती हैं। उनका काम दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करना होता है। अच्छा, मतलब ये परमाणु मिसाइलें नहीं ले जाती? नहीं, लेकिन इनका रिएक्टर इन्हें असीमित ऊर्जा और तेज गति देता है। योजना है कि 2 स्वदेशी SSN बनाई जाएं और 2027-28 तक रूस से एक लीज पर ली जाए। और इन सब के अलावा नौसेना के पास पहले से ही 16 पारंपरिक पनडुब्बियां मौजूद हैं, जैसे कलवरी, शिशुमान और सिंधु घोष क्लास। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ये पारंपरिक और परमाणु शक्ति का मिश्रण भारत को एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली यानी लेयर डिफेंस प्रदान करता है। 16 पारंपरिक पनडुब्बियां सुनने में तो बहुत लगती हैं, लेकिन दुनिया में सिर्फ 5 देश हैं जिनके पास प्रूवन न्यूक्लियर ट्रायड है: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और भारत। हाँ, ये 5 देशी हैं। और अगर हम तुलना करें तो अमेरिका के पास 14 ओहायो क्लास SSBN हैं, जबकि चीन के पास 12 परमाणु पनडुब्बियां हैं। तो ये आंकड़े देखकर ऐसा लगता है कि क्या हम सिर्फ उनकी बराबरी करने की कोशिश करें, या हिंद महासागर में खेल के नियम ही बदल रहे हैं? देखिए, ये हथियारों की अंधी दौड़ नहीं है जहां संख्या से जीत तय होती है। तो फिर डिटरेंस का गणित कैसे काम करता है? डिटरेंस के लिए आपको हजारों मिसाइलें नहीं चाहिए। आपको सिर्फ इतनी ताकत चाहिए कि दुश्मन को ये यकीन हो जाए कि अगर उसने हमला किया तो उसे ऐसा नुकसान उठाना पड़ेगा जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब अगर आपके पास केवल 4 पनडुब्बियां हैं, लेकिन वे इतनी खामोश और अजेय हैं कि दुश्मन उन्हें नष्ट नहीं कर सकता, तो वे 4 ही बहुत हैं? बिल्कुल, वे 4 ही किसी भी महाशक्ति को रोकने के लिए काफी हैं। ये जानकारी हमें दुनिया के उस अदृश्य शक्ति संतुलन को समझने में मदद करती है जो हमें सुरक्षित रखता है। अक्सर बड़ी बड़ी मशीनों की बात करते समय ये सवाल उठता है कि इन सब का आम जीवन और दुनिया से क्या लेना देना है। इसका सीधा संबंध भू राजनीतिक स्थिरता से है, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मतलब जब देशों के पास सेकेंड स्ट्राइक की सुरक्षित क्षमता होती है, तो क्षेत्रीय विवादों के बड़े युद्ध में बदलने की संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल। इस सिद्धांत को परस्पर सुनिश्चित विनाश या म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। ये एक अजीब सी शांति है जो हथियारों के खौफ से जन्म लेती है। हाँ, सुनने में डरावना है, लेकिन सच यही है। और इस चर्चा के अंत में स्रोतों से पता चलता है कि जो चौथी SSBN बन रही है, वो अरिदमन से भी बड़ी होगी और उसमें और ज्यादा K4 मिसाइलें होंगी। ये तकनीकी विकास तो चलता ही रहेगा। हाँ, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे ये पनडुब्बियां बड़ी हो रही हैं और इनकी मिसाइलों की रेंज बढ़ रही है, वैसे वैसे गहरे महासागर ही वैश्विक सुरक्षा का मुख्य चेस बोर्ड यानी शतरंज का बोर्ड बनते जा रहे हैं। एक ऐसा शतरंज का बोर्ड जहां मोहरें किसी को दिखाई नहीं देते। अगर पूरी दुनिया की शांति गहरे पानी में छिपने पर निर्भर है, तो क्या होगा जब दुनिया की सभी महाशक्तियां अपने सबसे खतरनाक हथियारों के साथ एक ही समय पर उन्हीं अंधेरे महासागरों में बिना एक दूसरे को देखे गश्त कर रही होंगी? ये लहरों के नीचे एक ऐसा मूक गतिरोध है, एक स्टैंड ऑफ जिसे कोई देख नहीं सकता। बिल्कुल। समंदर की ऊपरी सतह पर चाहे जितनी शांति दिखे, उसके नीचे दुनिया के सबसे ताकतवर भूत बिना कोई आवाज किए एक दूसरे के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। और इसी संतुलन पर हम सबका भविष्य टिका है। सही कहा। इस खामोश और अदृश्य स्टैंड ऑफ के बारे में सोचने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।
आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।